चूज नहीं होती, फॉलो होती। बचपन से एक ही स्क्रिप्ट मिलती है, पढ़ाई, जॉब, शादी, बच्चे, और बीच में एक भी सवाल अलाउड नहीं होता। मैं क्या चाहता हूं? यहां एक सिंपल सा रूल है, जॉब है तो तुम एलिजिबल हो, जॉब नहीं तो तुम रेडी नहीं हो। जैसे इंसान की वैल्यू उसकी सैलरी स्लिप से मेजर होती है। और फिर आती है शादी, जहां दो लोग नहीं, दो फैमिलीज, हजारों एक्सपेक्टेशन और एक लाइफ टाइम एडजस्टमेंट साइन होता है। यहां प्यार एग्जिस्ट करता है पर अप्रूवल के साथ, रिस्पेक्ट मिलती है पर कंडीशंस के साथ, और धीरे धीरे इंडिविजुअलिटी सैक्रिफाइस बन जाती है और कॉम्प्रोमाइज कल्चर बन जाता है। तो सवाल सीधा है बॉस, क्या हम शादी करते हैं या शादी हमें डिजाइन करती है? हेलो सर एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि कुछ लोग कतराते हैं, कुछ लोग बचते हैं, और कुछ जो इसके आगे निकल जाते हैं वो बाद में पछताते हैं। ये है शादी। एक इंसान अपनी ज़िंदगी छोड़ के सोसाइटी की बनाई हुई ज़िंदगी में कब से जीना शुरू कर देता है सर? सबसे पहले तो बड़ा ख़तरनाक टॉपिक है ये, और मुझे लगता है कि इन इंडिया मेरे जहन में ये सवाल हमेशा रहता है कि इन इंडिया मैरिज इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अ इमोशन। तो हमारी तो कंडीशनिंग ही वैसी है। हम कभी आप अपने बचपन में जाइए और अपना जितना आपने अभी तक सफ़र तय किया है उसको एक बार टटोलिए और अपने आप पूछिए कि आप अपने हिसाब से आखिरी बार कब जिए। तो मैं आपको बताता हूँ इसका जवाब कहाँ मिलेगा। इसका जवाब मिलेगा आपको जितना समय आपने घर से दूर हॉस्टल में बिताया बिना जिम्मेदारी के, तभी जिए। हॉस्टल में रहते हुए या घर से दूर कहीं भी पढ़ते हुए बिना किसी जिम्मेदारी के। क्योंकि जब आप हॉस्टल में होते हैं उस उम्र में या घर से बाहर निकलते हैं तो आपके ऊपर सिर्फ एक जिम्मेदारी होती है, वो होती है पढ़ने की। वो आपकी अपनी निजी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपके कंधों पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अमूमन जो ठीक ठाक परिवारों से बच्चे आते हैं कि पैसा कमाना है, पार्ट टाइम जॉब करना है, नहीं होता। बस वही एक फेज़ होता है जहाँ पर आप आज़ाद होके अपने हिसाब से जो चाहते हैं वो करते हुए जीते हैं। इसके अलावा इससे पहले का जीवन और इसके बाद का जीवन आप कभी अपने हिसाब से नहीं जीते। वी आर कंडीशन्ड लाइक दिस। अ मैन इज़ अ फुल ऑफ एक्सपेक्टेशंस, परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी। If this is the conditioning that has been given to us, then paramount क्या है? इंडियन फैमिली, what is the paramount of इंडियन फैमिली? देखिए, अब जो पैरामाउंट शब्द आपने यूज़ किया है बिल्कुल सटीक शब्द है एकदम मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज़ के लिए। और मुझे लगता है कि उसमें जो मेरे किताब में पैरामाउंट चीज़ें होंगी किसी एक जनरल एवरेज इंडियन फैमिली के लिए, वो मुझे लगता है वो हासिल करने में उनका पूरा जीवन निकल जाता है और फिर भी वो मुख्यतः प्राप्त नहीं कर पाते। एक होती है रिस्पेक्ट, दूसरी होती है रिलेशनशिप्स, और तीसरा होता है इमोशंस। इन तीनों चीज़ों में वो ज़िंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं, रिस्पेक्ट, इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स। तो मेरे हिसाब से ये तीन पैरामाउंट चीज़ें हैं किसी भी एवरेज इंडियन फैमिलीज के लिए। तो सर मेरे पास जो लिखी गई है काफ़ी अच्छे शब्द में लिखी गई है एक सवाल, लेकिन मैं आपसे उसको नेचुरल शब्द में पूछता हूँ। हाँ, ऐसी तीन चीज़ें एक इंसान के लिए जो उसके परिवार को घंटा फर्क नहीं पड़ता। काफ़ी आक्रोश है आपके अंदर इस सवाल को लेकर। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो एवरेज इंडियन फैमिली में आप नोटिस करेंगे, उनको सवाल नहीं पसंद है। आप सवाल मत पूछिए, सो दे डोंट अप्रिशिएट योर एबिलिटी टू क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपके अंदर पूरी तरह से खत्म कर दी जाती है वो है एबिलिटी टू क्वेश्चन। कहीं मत पूछिए रीति रिवाज। आप करवा चौथ पे परेशान हैं कि आपकी माँ ने व्रत रखा और भैया आधे घंटे पहले महाभारत हुई है घर के अंदर, तो आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि चल क्या रहा है ये, और आप वो महाभारत कई समय से देखते हुए आ रहे हैं और आप ये रिलेट नहीं कर पाए, तो आप पूछ रहे हैं जाके फिर फास्टिंग किस लिए? तो जो प्रोसेस है, रिचुअल्स हैं, वो आपको करना है, पूछना नहीं है। गणेश जी लक्ष्मी जी के लेफ्ट में बैठे हैं कि राइट में बैठे हैं, और वो क्यों बैठे हैं, पूछना नहीं है, करना है। आप पूछिए मत।
तो ये जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे आप ये सोचिएगा अपने बारे में कि आपको कितने मौके मिले अपने घर में सवाल पूछने के, ठीक है, कि ये क्यों हो रहा है, ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इससे मैं क्या सीख रहा हूँ, अच्छा ये सीख रहा हूँ तो मैं ये करूँगा। तो मेरे अंदर वो इंटरेस्ट कैसे पैदा हो वो तभी मुमकिन है जब मैं सवाल पूछूँ और उसका जवाब मिले, तो वो तो खैर है ही नहीं। फिर होता है सिविक सेंस। ये बिल्कुल समझ लीजिए इसकी बिल्कुल वैलिडिटी जो है वो घर के अंदर तक है सिविक सेंस की। देखिए जब आप माँ झाड़ू लगा रही है तो आप उस कमरे में नहीं जा सकते, बाई जिस कमरे में पोछा लगा रही है जब वो फर्श गीली है तब आप वहाँ चल के नहीं आ सकते, निशान पड़ जाएंगे। लेकिन घर का कचरा घर के बाहर जाने के बाद वो कहाँ जाएगा वो अपना काम नहीं है, घंटा फर्क पड़ता है, उससे कोई मतलब नहीं है। पूजा करने के दौरान अगर कोई मूर्ति खंडित हो गई या टूट गई या किसी की फ्रेम का शीशा चटक गया तो जो फ्रेम का शीशा चटका है वो शीशा बदला नहीं जाता है, वो कहीं उठा के किसी पेड़ के नीचे या किसी नदी में उसको प्रवाहित कर दिया जाता है। नदी गई तेल लेने, ठीक है। फिर डिसीजन मेकिंग, फैसला लेने की क्षमता तुम्हारे अंदर है ही नहीं, जब बाप बनोगे तब समझोगे। तो जो डिसीजन मेकिंग है उसको एनकरेज नहीं किया जाता। और मैं आपको बताऊं अपने जीवन के 2 मुख्यतः स्तर आते हैं जहाँ पे बच्चा डिसीजन लेता है। पहला, कई बच्चा ये कोशिश करता है कि 12वीं के बाद ड्रॉप लेके मैं एक कोशिश करूं कुछ करने की, और अगर आप एवरेज है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, शादी में अगर आपको कोई पसंद आ गई तो आप ये फैसला लेने के लिए आज़ाद ही नहीं हैं कि आप वो कर लीजिए और फिर आप बता दीजिए या चर्चा कर लीजिए, तो आप चर्चा करने से भी घबराते हैं। और अक्सर आप नोटिस करेंगे कि कई जगह आप देखेंगे जहाँ पे लोग रिलेशनशिप में होते हैं और कुछ समय बीतने के बाद आप एक मुख्यतः लाइन सुनेंगे कि मुझे वो लाइन हमेशा 3 इडियट्स के और माधवन के कैरेक्टर से मिलती हुई लगती है कि अब्बा नहीं मानेंगे तो अगर अब्बा नहीं मानेंगे या पापा नहीं मानेंगे तो पहले से पता था, तो फिर क्यों घुसे, तो क्यों गए। डिसीजन मेकिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 चीज़ें जो मुख्यतः मैं मानता हूँ, डिसीजन मेकिंग, सिविक सेंस एंड एबिलिटी टू क्वेश्चन, ये सब में जो आपने वर्ड यूज़ किया उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डिसीजन मेकिंग, चॉइस या सिविक सेंस इनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता जी, तो इंडियन हाउस होल्ड में पिलर्स है क्या फिर? हाँ है ना। देखिए बड़े, सबसे पहला आपने सवाल पूछा था कि पैरामाउंट चीज़ें क्या हैं। हाँ जी। तो मैंने आपको बताया था रिस्पेक्ट, रिलेशनशिप एंड इमोशंस। तो आप पूछ रहे हैं कि अगर ये सब नहीं है तो पिलर्स हैं क्या, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर लड़का है तो उससे सबसे पहली एक्सपेक्टेशन है जितनी जल्द हो सके पढ़ाई ख़त्म करके नौकरी करना। अच्छा। सबसे पहली चीज़, चाहे तुम्हारा कितना छोटा कितना बड़ा घर है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर देखिए सबसे ज़्यादा अंडररेटेड चीज़ अगर कुछ है तो वो है मेल इमोशन को समझना। हमारे देश में हमारे देश में मेल इमोशन कुछ नहीं है। मेल मतलब बैल, घूमते रहिए और कोल्हू की तरह वो तेल पीसते रहिए, तेल निकालते रहिए। तो इसमें यहाँ पर आप डिप्रेस हैं, परेशान हैं, आप पैदा ही हुए हैं, ये मेल इमोशन को इतना सप्रेस किया जाता है हमारे यहाँ। तो सर्टन एक्सपेक्टेशन है। पहली बात तो अगर परफॉर्म कर रहे हो, नहीं परफॉर्म कर रहे हो, पर एंड रिजल्ट ये है कि जितना जल्दी हो सके आप नौकरी करिए। तो जॉब इज द फर्स्ट पिलर। जॉब अगर पिलर हो गया है, डिपेंडिंग ऑन द इनकम, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको मैं पिलर मानता हूँ वो है शादी। अच्छा, आप सक्षम हैं, नहीं सक्षम हैं, मानसिक रूप से तैयार हैं, नहीं तैयार हैं, क्या सोच रहे हैं, एस्पिरेशनल हैं, नहीं हैं, यहाँ सब कहा जाता है कि शादी कर लो फिर जो करना है करो। ये बड़ा स्टैंडर्ड लाइन सुनिए, ये टैटू है, ये टैगलाइन होनी चाहिए, पहले शादी कर लो फिर जो करना है करो। ये स्टेटमेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है कि उसके डायनेमिक्स क्या है, ठीक है। वो ऐसा बताएंगे आपको कि आपको समझ नहीं है, अभी तुम समझ नहीं रहे हो। जैसे उससे पहले मुझे बहुत समझने का मौका मिला था ठीक है, तो अभी तुम समझ नहीं रहे हो, फिर तुम समझ गए। कब समझे? फेरे होते ही। फेरे होने से पहले तुम समझ नहीं रहे थे, फेरे होते ही 7वां खत्म हुआ और तुम समझ गए। ओह शिट, अब तुम समझ गए हो, ठीक है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है इस थॉट के अंदर कि जो मैकडॉल्स के ऐड आते हैं ना, मेन विल बी मेन, किसके ऐड है? मैकडॉल्स के। वो ऐड में देखो मेन विल बी मेन है। मुझे तो अपने कभी कभी लगता है घर में जो एक फादर फिगर होता है ना, वो आदमी देखता है कि लड़का इतना एंजॉय कैसे कर रहा है लाइफ में, इतना मस्त मौला कैसे जी रहा है अपने हिसाब से। नहीं इसको भी बांधो, इसको भी बांधो, मेन विल बी मेन। करेक्ट, ठीक है। तो फेरे हो गए, अब आप समझ गए कि ये नहीं करना था सडनली, तो आप ये समझ गए।
अब उसके बाद एक ऐतिहासिक चीज़ जो है जो इंडियन फैमिली में बहुत ज़रूरी है, नेक्स्ट स्टेप। वो है कि अब 2 के 3 कब। अभी तुम समझ नहीं रहे हो, अभी तुम समझ नहीं रहे हो, आर्यवंश खत्म हो रहा है, तुम समझ नहीं रहे हो, तो तुम समझ जाते हो, तो होता है फिर बच्चा। तो नौकरी, शादी, फिर बच्चा। हाँ, बच्चा हो गया, अब तुम जिम्मेदार हो गए हो, लेकिन कब तक? अब समझ जाएंगे ना। अब तुम समझ गए हो, लेकिन अब तुम क्योंकि जिम्मेदारी में हो, तो अब समस्या ये है कि कब तक तुम भाड़े पे रहोगे। कब तक? चाचा के लड़के ने ले लिया है, दामाद जी ने ले लिया है, मौसी की लड़की ने ले लिया, तुम कब? तो अब तुम क्या खरीदोगे? घर। अब कहीं जाके तुम्हारा जीवन समाप्त हुआ, अब तुमको जो करना है वो करो। हाँ, जीवन समाप्त हुआ, सफल नहीं हो पाया। अब आपको जो करना है, तो मेरे को तो लाइन ही समझ में नहीं आ रही कि यार ये आपको जो करना है वो करो, तो अब बचा क्या? अब तो आप ईएमआई से लद चुके हैं, और अब आप बाप बन चुके हैं, और आप पे एक परिवार की जिम्मेदारी है, और बूढ़े माँ बाप को अकेले आप छोड़ नहीं सकते, और बीवी जिसको ब्याह के लाए वो आपकी जिम्मेदारी है, और जिसको जन्म दिया है उसको आपको वो बनाना है जो आप नहीं बन पाए, और ईएमआई तो अलग ही है। ये है हमारी एवरेज इंडियन फैमिली के अंदर का ताना बाना। ये हैं पिलर्स: जॉब, मैरिज, चाइल्ड, हाउस। और इतना करने के बाद उसके पास एक ही चीज बचता है सर, क्या? भगवान पे भरोसा। उसके बाद आप समझ जाते हैं, उसके बाद आप समझ जाते हैं कि अब जो है अगले जन्म वो है बेटा ना कीजिए। क्या आपको लगता है कि इंडियन परिवारों में मैरिज को सेलिब्रेट किया जाता है, या उसको एक कंडीशनिंग के तौर पर थोप दिया जाता है? सर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, इंडियन वेडिंग को मैनेजमेंट एजुकेशन के अंदर एज अ केस स्टडी रखना चाहिए। आप उसके अंदर जो ह्यूमन बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस, हिपोक्रेसी, मीडियोक्रिटी, पॉलिटिक्स आपको, और इवेंट मैनेजमेट, आपको सब समझ में आएगा। I request all the management institutions to have Indian marriage system as a case study in their studies. आप नोटिस करिए इस प्रोसेस को। पहली बात तो सर ये काम है, इट्स अ वर्क, इट्स नॉट अ सेलिब्रेशन, ये काम है एक। आप, बड़ा दुखद है ये बोलते हुए, मैं इसको बड़े दुख के साथ ये बात बोल रहा हूँ, हमारे देश में लड़की की शादी जब उसकी उम्र 22, 23, 24, 25 होने लगती है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की नज़र से उसको देखा जाता है। लाइबिलिटी वर्ड नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली देखा जाता है कि ये काम है। ठीक है, मैं ये कभी नहीं समझ पाया इस चीज़ को कि, और मैं ऐसा नहीं कि कहीं और से बोला, मैंने अपने परिवार में देखा है, अपने सगे संबंधियों में देखा है, ये चर्चाएं सुनी हैं, आपने भी सुनी होंगी। तो मुझे नहीं समझ में आता कि 24 साल का इमोशन इतना हल्का कैसे हो सकता है कि वो जो इमोशन था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। पहली चीज़, जहाँ तक लड़के की शादी है, उसको भी कहीं ना कहीं एक काम के एंगल से देखा जाता है, क्योंकि उसमें बार बार एक लाइन बोली जाती है कि और देर हो गई तो नहीं मिलेगी, तुम्हें और देर हो गई तो नया अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, फिर आदमी मिलेंगे, फिर डिवोर्सी मिलेंगे। ये जो शब्द हमारी सोसाइटी में इतना आसानी, अगर ये कोई ये स्टेटमेंट कोई सेलिब्रिटी बोल दे तो कितने सारे तो संस्थाएं जो हैं सड़क पे आ जाएंगी। और गलती से अगर ये सलमान खान साहब बोल दें तो आप समझ लीजिए कोहराम मच जाएगा। लेकिन हर हाउस होल्ड के अंदर ऐसी ही बातें हो रही हैं, विच शुड बी द मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, इंजॉयमेंट, वो सब खत्म करके उसने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी, इवेंट मैनेजमेंट बना के आपने छोड़ दिया। नेगोशिएशन हो रही है, नेगोशिएशन हो रही है, उसमें फन एलिमेंट नहीं ढूंढा जाता। आप कभी भी शादी में जाइए, जीवन में जो भी शादियां आपने अटेंड करी होंगी, आप कभी भी अगर लड़की वाले के पक्ष की तरफ से हो तो आपको उसमें हमेशा एक घबराहट, एक डिस्कशन, एक डर प्रिवेल करता रहेगा। ऐसा क्यों भाई? अगर ये मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन है तो ये नहीं होना चाहिए था। और जो लड़के वालों की जो बारात आ रही होती है, वो तो ऐसा लग रहा है कूच कर रहे हैं। वो बारात आ नहीं रही है, वो कूच कर रही है। वॉकी टॉकी पे कोऑर्डिनेशन चल रहा है कि बारात निकली कि नहीं, द्वार पहुंच गई है, जनवासा से बारात निकली कि नहीं, कहाँ पहुंची, द्वार 4 पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, फूफा जी कहाँ हैं, क्योंकि फूफा बहुत नाराज होता है शादी में। तो क्या है, दिस इज ऑल स्ट्रेस। आप उसको कहाँ एंजॉय कर पा रहे हो? तो अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया हर चीज़ को रिचुअल के तौर पे फॉलो करना, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न। जो भी एजुकेटेड महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो थोड़ी भी एग्रेसिव हैं, फॉरवर्ड लुकिंग हैं, वो सहमत नहीं हो रही हैं। वो जिससे भी शादी करना चाह रही है उससे वो साफ साफ बात कर रही है कि भाई ऐसे नहीं होगा, हम ऐसे करेंगे।
पर उसमें भी एक बहुत नई सर्कस ऐड हो गई जिसको आजकल हम बोलते हैं प्री वेडिंग शूट। ओह, उस पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। तो हमने उसको प्रॉपर इवेंट बना दिया है। तो हम ये कह रहे हैं कि इंडियंस शादी को चूज नहीं करते, उनकी एज डिसाइड करती है कि शादी करनी है कि नहीं करनी। बैंग ऑन, बिल्कुल। यहाँ पर इस देश में देखिए, आप मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, आप लंच इसलिए करते हैं कि आपको भूख लग रही है, या लंच का टाइम हो गया तो आप खाना खाते हैं? गुड क्वेश्चन। इंडिया में आदमी लंच 2 बजे ही भूख लगेगी ऐसा नहीं है। तो आप लंच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लंच टाइम हुआ है, या आप भूखे हैं इसलिए लंच कर रहे हैं। तो इंडिया में इतना दिमाग वायर्ड है। आप घर पे भी अगर हैं तो आपकी मदर आपको 1 बजे से बोलना शुरू करेंगे लंच कर लो, लंच का टाइम होता है, खाने का एक टाइम होता है। तो ये आज़ादी वो इमोशंस के पर्दे में भले ही है, पर फैक्ट तो यही है कि अगर आप भूखे नहीं हैं और आपने 11 बजे ब्रेकफास्ट किया है तो आप 1 बजे खाना नहीं खा पाएंगे। तो इंडिया में प्रॉब्लम इज कि एक क्लॉक चालू होती है। मैं साइंटिफिक एंगल पे बात नहीं कर रहा हूँ कि विमेंस बॉडी वर्क्स वेरी डिफरेंटली, तो मैं उस साइड पे नहीं जा रहा हूँ, पर ये बातें आप 22-24 साल की उम्र से सुनना शुरू कर देते हैं। ठीक है, 24, 26, 27, 28, 29, 30 आते आते घर में प्रेशर पाइलअप होने लगता है। तो बिल्कुल जो आपने सवाल पूछा बिल्कुल सही है, जवाब भी यही है कि यहाँ पर जो शादी है वो बाय चॉइस और मनः स्थिति के हिसाब से नहीं हो रही है, वो इस पर हो रही है कि उम्र क्या बोल रही है। एज फैक्टर ज़्यादा मैटर कर रहा है। बिल्कुल, एज फैक्टर बहुत मैटर कर रहा है। सर मान लीजिए अगर एक ठीक ठाक मिडिल क्लास, हाई अपर मिडिल क्लास फैमिली है, बच्चा है, लड़का है, बड़ा है, 28-29 साल का हो गया है, और वो सीधा अपने माँ बाप को बोले कि मेरे को शादी नहीं करनी जी, तो माँ बाप क्या समझेंगे? देखिए ये समझ नहीं रहा है, बदतमीज हो गया है। नहीं 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 नहीं। सबसे पहला स्टेटमेंट आता है कि तुम समझ नहीं रहे हो। देखिए लड़का है तो बहुत दबाव नहीं दे सकते आप, उसमें अप्रोच में डिफरेंस समझिए। लड़का है तो बोला जाएगा भाई क्यों नहीं करनी है, क्या समस्या है, तुम अभी समझ नहीं रहे हो, एक बार समय निकल जाएगा तब तुमको हमारी बात समझ में आएगी। ये लड़के के साथ अप्रोच है। लड़की के साथ तो इतना अप्रोच ही नहीं है, विंडो ही नहीं है उनके पास तो ये विंडो भी नहीं होती कि आज़ादी से बोल पाए कि भाई मेरे को नहीं करनी। तो कोई पूछेगा भाई क्यों नहीं करनी, अब उसके पास का कोई जवाब नहीं। अब वो बोलेगी कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे कुछ बनना है, तो वो बोलेंगे भाई शादी के बाद बन जाओ। तर्क देंगे, ना कि उस बैठ को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे यहाँ जब आप ये बात बोलते हैं कि लड़का बोला कि भाई मुझे शादी नहीं करनी, तो ये तो बहुत बड़ा आपको, आप रिबेल हैं, आप समझ नहीं रहे हैं, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्या सोच रहे हो, और फॉलोड बाय सम 10 एग्जाम्पल्स ऑफ द रिलेटिव्स। तो ये सप्रेशन क्रिएट किया जाता है रादर थिंकिंग व्हाई यू डोंट वांट टू गेट मैरिड। मे बी उसका ओरिएंटेशन नहीं है शादी को लेके। होते हैं कुछ लोग जो शादी नहीं करना चाहते। कई बार हम तैयार नहीं होते, कई बार हम बहुत एस्पिरेशनल होते हैं। लड़का जहनी तौर पे ये बात समझता है कि मेरे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे कुछ करना है, उसके साथ के लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस भी बहुत है, करेक्ट, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस भी बहुत है। पर सवाल ये है कि शादी कराना इज अ मोमेंट ऑफ इमोशन और अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इमोशन है तो धैर्य होगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो जल्दबाजी होगी। करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे केसेस सोसाइटी में हैं जहाँ पर लोग शादी कराने के लिए परेशान हैं, और 1 साल बाद आप सुन रहे हो कि ना बहू समझ में आ रही है किसी को, ना किसी को दामाद समझ में आ रहा है। करेक्ट। और वहाँ अलग तरह की समस्या चालू हो गई है। तो डू नॉट फॉरगेट कि अगर आपका बच्चा ये बोल रहा है कि मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ अभी, तो अगर आप उसकी शादी जबरदस्ती करा रहे हो तो इससे बड़ा क्राइम कुछ नहीं है। आपको बस ये ऑनर किलिंग नहीं दिख रहा है। करेक्ट, आपको ये ऑनर किलिंग नहीं दिख रहा है, पर ये हो वही रहा है कि आप किसी को मजबूर कर रहे हो वो काम करने के लिए जो वो करना नहीं चाहता। बच्चा अगर आपको बोल रहा है कि यार मेरे को ये करना है, तो आप कितना उस बात को समझ रहे हो कि मेरे को मान लीजिए बिजनेस करना है, उसने बोला कि मेरे को 20 लाख रुपए चाहिए, 50 सवाल होंगे उसके ऊपर। तब आप सवाल क्यों कर रहे हो? तब आप भी उतने सहज होकर समझिए कि भाई बेटे ने आपको बोला मुझे बिजनेस करना है, तो ये आपका ट्रस्ट है कि अच्छा क्या बिजनेस करना है, कैसे करोगे, क्या है ना। आपका ओरिएंटेशन ये नहीं है, आपका ओरिएंटेशन सिर्फ ये प्रूफ करने में है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, जो हम बता रहे हैं वही करो। तो ऑन द कॉन्ट्ररी जब आपसे ये बोल रहा है कि मैं शादी नहीं करना चाह रहा हूं, तो आप क्यों दबाव डाल रहे हो? फिर आप भी समझो। तो प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन की, इट इज नॉट द चॉइस, इट्स नॉट अ इमोशन, इट इज जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ सोसाइटल प्रेशर। बट मतलब ऐसा है कि हम इंडियंस एक सेट धर्रे पर
फिट बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम नया लाइफ डिजाइन करने में कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये क्यों? वही देखिए, इसी को तो हम बोलते हैं हिपोक्रेसी। इसी को तो हम हिपोक्रेसी बोलते हैं ना, कि हमारे कथनी और करनी में कितना फर्क है। क्यों है? हम बहुत ही शो ऑफ कल्चर से आते हैं। हम बोला ना, कंपैरेटिव दिखावा माइंडसेट बहुत से हम बड़े होते हैं, और हमको बताना और जताना बहुत होता है। हमको घबराहट इस चीज़ की होती है कि तुम्हारे से छोटा कज़न है, उसकी शादी होगी और तुम नहीं कर रहे हो, और वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये शादी क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि समाज में इसका जवाब देते नहीं बन रहा कि वो शादी क्यों नहीं कर रहा, तो वो जवाब सवाल आपसे कर रहे हैं, ना कि समाज को ये बोलें कि उसकी मर्जी, उसको करनी है करेगा, नहीं करनी है नहीं करेगा। जब करेगा तो हमको बता देगा, हमको बताएगा मैं आपको बता दूंगा। इतना सिंपल है। तो हमारी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। परिवार रिस्क नहीं लेना चाहती, पेशेंस नहीं है, कंडीशनिंग वैसी है, बड़ा सोच नहीं सकते। ये बड़ा सोच नहीं सकते जो पॉइंट है, ये सही है या बड़ा सोचने नहीं दिया जाता ये सही है? देखिए, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मैरिज से जोड़ दूं, तो देखिए, मैरिज इज ऑल्सो अ ब्लफ, गैम्बल है। जैसे हमारी तरफ कहावत कही जाती है कि किराएदार रखने के बाद समझ में आता है कैसा है, वैसे ही शादी करने के बाद समझ में आता है कि आप और मैं कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, पर इन रिलेशन टू अदर अब मैं कैसा हूँ। करेक्ट। एक होता है मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत खराब हूँ। अभी मेरे साथ एक पार्टनर जुड़ा, अब मैं कैसा हूँ, क्योंकि नाउ आई हैव टू मैनेज टू इमोशंस। मेरे बहुत डिसएग्रीमेंट्स होंगे, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होंगे, मेरी सहमति भी होगी, मेरी असहमति भी होगी, इमोशंस भी होंगे, एंगर भी होगा, 10 तरह के इमोशंस आएंगे। इन सबको मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा विद समबडी, ये आपको नहीं पता है। आपको कम्युनिकेट करना नहीं आता, क्योंकि आपके घर में सिर्फ सवाल जवाब होंगे, तो आपको सिर्फ सवाल जवाब आता है। सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज कि हमें उन चीज़ों को करने की आज़ादी या स्वतंत्रता नहीं मिलती जिससे मेरा कैरेक्टर ज़्यादा बेहतर डेवलप हो सकता है। जिसको आपने बोला ड्रीम बिग, टेकिंग रिस्क, टेकिंग चांसेस इन लाइफ। जब आप ये सब करते हैं ना, तो आप हर चीज़ के अंदर इस चीज़ का माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं कि आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू दिस गर्ल, दैट्स अ डिसीजन आई एम टेकिंग। अब जब शादी हो गई है तो इसको कैसे डेवलप करना है, क्योंकि मुझे अपने लाइफ में जो भी मैंने चॉइसेस ली उसको मैंने डेवलप किया। वो सक्सेसफुल हुई नहीं हुई वो डिफरेंट रहा, पर उसकी रीजनिंग मेरे पास है। तो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज कि वी आर नॉट नर्चर्ड with the sense of freedom to make choices, take risk and dream big. Okay. And that's what it makes it very conservative mindset towards marriage also. Okay. True. And another reason I want to add, sorry, I'm just Sure. adding something कि ऐसा क्यों होता है कि लड़का घर में शादी नहीं करना चाहता या लड़की घर में शादी नहीं करना चाहती। तो आप ये अपने आप से पूछिए कि उसने किस तरह का माहौल बचपन से देखा होगा। अगर उसने देखा कि शादी के अंदर मेरे माँ बाप भी थे, मेरे चाचा चाची भी थे, मेरे मौसा मौसी भी थे, और इन सबकी ज़िंदगी में सिर्फ झगड़े देखे हैं मैंने, सवाल जवाब, झगड़े, असहमति, नॉट हैप्पी टुगेदर। मैंने कभी पेरेंट्स को बैठ के ठीक से बात करते नहीं देखा, कभी इमोशनल होते हुए नहीं देखा, कभी मिल के फैसले लेते नहीं देखा। तो अगर शादी ऐसी होती है तो भाई मुझे नहीं करनी, दूर रखो। तो कई बार हम ये सवाल नहीं पूछ रहे कि हम किस तरह के परिवेश को देख के बड़े हुए, तो ऐसा क्यों है। और बच्चा ये बात बोलना नहीं चाह रहा, बच्चा ये बात बोलना नहीं चाह रहा कि आप अपनी शादी में खुश हैं क्या। चलिए अपनी शादी की 3 अच्छी चीज़ें बताइए। तो अक्सर लोग क्या बोल देते हैं, कंपेनियन होना चाहिए, घर आओ तो कोई बात करने के लिए होना चाहिए। और ऐसी कई शादियां, और अब तो इन अनगिनत एग्जाम्पल आपकी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं कि शादियां 1-1 साल 6-6 महीने में ख़त्म हो जा रही है, और सक्सेसफुल भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है। पर उनको सक्सेस होने के लिए अभी 40 साल लगेंगे। उनको पहले 5 साल 10 साल में मत आकिए, उनको चलने दीजिए। लेकिन कृपा करें कि ये एक बड़ा ऐसा जीवन, मतलब इससे जीवन बदल जाएगा इसके बाद। शादी एक ऐसा पड़ाव है जिसमें मुझे लगता है हर बच्चे को इस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए कि उसका लाइफ पार्टनर कौन हो, क्योंकि इसके बाद का जो सफ़र है वो साथ में है। तो या तो कोई नहीं आएगा, या तो आप ऊपर जाएंगे या आप नीचे जाएंगे। तो ये आज़ादी मुझे लगता है हमारे देश में बच्चों को होनी चाहिए। हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जी। एक मर्द के लिए, एक औरत के लिए शादी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, क्या है इंडियन सोसाइटी में? जो भी है ना, इतना हास्यास्पद है कि मैं आपको क्या बताऊं।
लड़के की बात कर लेते हैं पहले। पहले लड़के की बात करते हैं। देखिए जो अनएम्प्लॉयड है उसको तो हक ही नहीं है। अच्छा, हक ही नहीं है। ओके। उसकी शादी अंत में जाके सिर्फ इसलिए हो जाएगी क्योंकि उम्र निकल रही है। ओ, एज फैक्टर। हाँ, एज फैक्टर उसकी भी हो ही जाती है हमारे देश में। लेकिन मैं अगर एकदम एक पढ़े लिखे समाज की बात करूं तो अगर आप एम्प्लॉयड नहीं हैं तो आप तो एलिजिबल ही नहीं हो सर। अच्छा। फिर ये आपका भाग्य है कि आपकी आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपने एक ऐसा पार्टनर चुना हो जिसको आप पर विश्वास हो कि ये कुछ करेगा, अभी वक्त ठीक नहीं है, और फिर भी वो आपका साथ दे। ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है। पर मुख्यतः अगर लड़के की मैं स्पेशली बात करूँ तो अगर आप एम्प्लॉयड नहीं है तो पहली बात तो आप एलिजिबल नहीं है। मैट्रिमोनियल वेबसाइट तो आपको लेगी भी नहीं। हाँ, हाँ, उसमें तो सीटीसी लिखना होता है। लिखना होता है ना। ठीक है, तो बाहर हो गया। आप रंग गेहुआ लिख दो, 5 फीट 9 इंच हाइट लिख दो, ब्राह्मण फैमिली लिख दो, सब लिख दो, सीटीसी का कॉलम खाली है तो आप तो एलिजिबल ही नहीं हो। और मान लीजिए आपका सीटीसी जो भी है, अब आप लड़की के परिवार की मानसिकता समझिए, वो कैसी कैसी रीजनिंग देते हैं लोग शादी में। एक ही लड़का है। अब ये क्या स्टेटमेंट है? मतलब आप ये शादी से पहले बताना चाह रहे हो कि बहुत दिन तक तुम्हारे इन-लॉ जिंदा नहीं रहेंगे, एक ही लड़का है। तो ये सब किसका होगा? उसका हो गया। पता चला 30 साल बाद बाप ने सब चैरिटी में दे दिया। ले तो शादी वक्त तो पता नहीं था। ठीक है, आपको तो पता ही नहीं कि बाप बेटे का रिश्ता कैसा है। पर एक ही लड़का है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अच्छा कमाता है, ठीक है, घर है, बढ़िया नौकरी है, और क्या चाहिए? ये है। अब ये एलिजिबिलिटी में आप फिट हो गए एज अ मेल। तुम कैसे हो, तुम्हारा नेचर कैसा है, व्हाट इज योर अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। आई कैन नॉट गिव माई डॉटर लाइक ऐसे ही। I want you to spend time with my daughter to understand each other. It is very important for my daughter to know the person, what kind of a personality you are. Are you a fun-living guy? Do you like traveling? Or do you have any kind of hobbies? और या सिर्फ गीक गाई है, या सिर्फ पढ़ते ही रहते हो, या सिर्फ नौकरी ही करते हो, या सिर्फ काम ही करना है। 50 चीज़ें, इसमें कुछ भी सही गलत नहीं है, पर क्या ओरिएंटेशन है लाइफ को लेके, कंपैटिबिलिटी, ये तो नहीं लिखा होता कहीं, और ये आप मिलके समझ नहीं सकते तुरंत। पर एलिजिबिलिटी ऑफ अ सन इज दिस। ठीक। फिर आ जाइए आप दूसरी तरफ, एलिजिबिलिटी फॉर अ गर्ल क्या होगी आपके हिसाब से? सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्या आप सुना होगा आपने सोसाइटी में? चलिए, मैं इस पॉडकास्ट के अंदर कुछ भी फिल्टर नहीं है, मैं आपको एकदम ईमानदारी से जवाब दूंगा। अगर सही तरीके से, मतलब जो जो सुन रहा हूं मैं। नहीं, आप हिचकिचा रहे हो बोलने में, मैं ही बोल देता हूँ। सबसे पहली एलिजिबिलिटी बोलते हैं गुड लुकिंग होनी चाहिए। सबसे पहली एलिजिबिलिटी गुड लुकिंग होनी चाहिए। क्या होता है ये शब्द जो है, ये लड़के की तरफ क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो सीटीसी से ढक जाता है। ढक जाता है ना, ऐसा है क्या? गुड लुकिंग क्या होता है? शादी के बाद आपको गुड लुकिंग वाइफ या गुड लुकिंग डॉटर इन लॉ चाहिए, और अ विमेन विद अ सब्सटेंस एंड कैरेक्टर चाहिए। शादी से पहले की एलिजिबिलिटी लड़की के लिए और शादी के बाद की एलिजिबिलिटी बदल जाती है। फैमिली पकड़ के चलने वाली होनी चाहिए, मेरे पेरेंट्स को वैसे ही ध्यान रखे जैसे अपने पेरेंट्स को ट्रीट करती है, फैमिली में सबकी रिस्पेक्ट करने वाली होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए, काम करना है नहीं करना है वो उसकी चॉइस है, ऐसा बोलते हैं, बाकी ऐसा होता नहीं है, पर ये उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है। करेक्ट। घर और बाहर की दुनिया संभाल सके, मेरे बेटे का ध्यान रख सके, ये सारी हम बातें करते हैं। ये सारी बातें आपने लड़के की तरफ क्यों नहीं बोली कि तुम्हारे पेरेंट्स को वैसे ही रिस्पेक्ट करे जैसे अपने पेरेंट्स को करता है, फैमिली पकड़ के चलने वाला हो, तुमको वैल्यू करने वाला हो, ऐसी 50 चीज़ें हैं। और लड़की आपको वर्किंग चाहिए। आज के समय में स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, लड़की आपको वर्किंग चाहिए, और ये सारी कंडीशनिंग उसकी तरफ है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं जो सोसाइटी में बड़े आम तरीके से बोल दिए जाते हैं। हम इंसान को इंसान की तरह देख ही नहीं पा रहे। हम खुद ही अपने डिस्क्रिप्शन में इतना ऑब्जेक्टिफाई कर दे रहे हैं बातों के थ्रू, जो हमको रियलाइज भी नहीं हो रहा है। क्यों फिलोसफिकली लाइन सुनाई देती है, देयर ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर्स आई। बोलने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, फिर आप ये बोल देते हैं कि ब्यूटी फेड्स अवे, कैरेक्टर स्टेज। क्यों बोल रहे हो भाई ऐसी बातें? कंपेनियनशिप स्टेज। आप बात करिए ना, कैसे कंपेनियनशिप डेवलप होगी? बातों से नहीं, इन्वॉल्वमेंट से, एक दूसरे को जानने से, एफर्ट लेने से। So unfortunately, the eligibility varies for the son and the daughter. अच्छा, अगर किसी शादी से
किसी कपल के मैरिज से सीटीसी और स्टेबिलिटी, ये दो चीज़ निकाल दी जाए तो क्या शादी बचेगी?